नमस्कार, मैं स्वर। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। इस वक्त मेदांता अस्पताल में और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर बसंत सौरभ है और स्पेशलिस्ट हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हम लगातार देखते रहते हैं जहां पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उसके बाद लोगों को पता नहीं होता है कि फ़र्स्ट एड किया जाए या उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए। और इन्हीं परिस्थितियों में कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी जान को खो बैठते हैं। अब ऐसी स्थिति में कई बार हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो कई बार और तरह के भी केसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों पर खुलकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और कई सारे मामलों पे खुलकर बातचीत होगी ताकि हम आप इस चीज़ को लेकर के पूरे तौर पर अवगत हो सके। सर, पहले तो कई सारे केसेस ऐसे आते हैं, खास करके एक्सीडेंटल केसेस अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन रेशियोज़ के बढ़ते के साथ साथ चिंता का विषय ये भी है कि लोगों को ये नहीं पता है कि पहला कदम क्या उठाना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर बसंत। हम मेदांता इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर देखते हैं। जैसे आपने पूछा, बहुत ही अच्छा पूछा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या करना चाहिए। जनरली पुलिस केस के चक्कर में आदमी उसको हेल्प नहीं करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गाइडेंस है, आप किसी भी पेशेंट को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाने पर पुलिस आपको हरास नहीं कर सकती। सबसे पहला पॉइंट हम मीडिया के थ्रू यही बोलना चाहते हैं, पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी, आपका फ़ोन नंबर तक नहीं ले सकती है। आप किसी को भी ज़रूर हेल्प पहुंचाएं। नज़दीक कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ज़रूर ले जाएं। उसमें एक गोल्डन टाइम होता है। गोल्डन आवर यदि आपका मिस हो जाता है तो उसके बाद भी आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं तो आपका उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना फ्रूटफुल वो गोल्डन टाइम में होता है। शुरू का जो 1 आवर कहिए कि वो बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। हम लोग देखते हैं कि आरटीए में जो होता है, मेन पेशेंट की डेथ 2 कारणों से होती है। मैसिव ब्लड लॉस से, दूसरा समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से। ऑक्सीजन नहीं मिलने से हमारा ब्रेन को मेन चीज़ ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं देने से ब्रेन एक हाइपोक्सिया कंडीशन कहलाता है। 8 मिनट देखा गया है कि जनरली 8 मिनट तक में उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिला, तो ब्रेन डेथ हो जाता है, यानी कोमा में जाने की संभावना बढ़ जाती है। उस कंडीशन को बचाने के लिए हम लोग बोलते हैं नज़दीक में कोई भी प्राथमिक अस्पताल में जाइए, वहाँ पर प्राथमिक इलाज कीजिए। दूसरा होता है कि कोई भी फर्स्ट एड ज़रूर लीजिए। सीधे भागना नहीं है, बड़े अस्पताल में नहीं जाना है, वहाँ जाके क्या करेंगे। पेशेंट जिंदा रहेगा तभी सब कुछ होगा। आप जिंदा बड़े अस्पताल में आइए तो हम लोग उसके आगे का ट्रीटमेंट देंगे। अब आइए प्राथमिक अस्पताल में क्या करना चाहिए। कोई भी पेशेंट गया तो सबसे पहले ऑक्सीजन लगा दीजिए, कोई भी ट्रॉमा केस में, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मुझे वो पता नहीं वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर होगा कि नहीं होगा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ सप्लाई है कि नहीं है, उसका देख रखाव क्या है, ये हमें नहीं पता। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं हर पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दिया जाए ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिल सके, पहला। दूसरा होता है कि यदि लिम्ब इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि यदि आपको लग रहा है कि उसका कोई भी लिम्ब, यानी हाथ का चाहे पाँव का, हम लोग उसको लिम्ब बोलते हैं, डिफॉर्म है, यदि वो अपने नॉर्मल कंटूर में नहीं है, आप देख रहे हैं कि वो सीधी रेखा में नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज कीजिए। तो आप वहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन तो मिलेंगे नहीं, तो आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं, स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, उसको दे के आप रैप कर दीजिए ताकि वो मिनिमम हिले। नहीं हिलने पर वो पेशेंट का बोन मसल्स इंजरी लॉस कम होगा। अब उस तरह से उसका आर्म, अपर आर्म हो, लोअर आर्म हो, कुछ भी कटने से, मैसिव इंजरी होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि नेक का इमोबिलाइजेशन। आरटीए केस में देखा गया है कि सर्वाइकल स्पाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोशिश करना है कि नज़दीक के कोई भी अस्पताल में चाहे फार्मेसी से आप कॉलर बांध दें, सर्वाइकल कॉलर बांध दें। उससे क्या होता है कि उसका पैरालिसिस होने का चांसेस मिनिमाइज हो जाता है। वहाँ आपने ये कॉलर बांध के तब बड़े अस्पताल में भेजा है, तब हम एक सीटी स्कैन चाहे एमआरआई दे के कॉलर हटा सकते हैं। उनको आप जस्ट एक स्टेप, यदि आपने सर्वाइकल कॉलर बांध दिया तो आपने उसको पैरालिसिस से बचा लिया। क्या करते हैं आदमी, मिस हैंडलिंग होता है, पेशेंट को उठा पटक करता है, लेफ्ट राइट करता है, कपड़ा खोलना भींगा हुआ रहता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है एक्सीडेंट केस में उसका सर्वाइकल, जिसको गर्दन में बोलते हैं, 7 बोन में कोई इंजर नहीं होना चाहिए। यदि वो इमोलाइज्ड है तो पैरालिसिस होने से बच जाएगा। दूसरा होता है पेन मैनेजमेंट और फ्लूइड।
ट्रॉमा में देखा गया है कि अनएक्सप्लेन फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो ब्लड के माध्यम में हो, चाहे शॉक के माध्यम में हो, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम उसको कोई भी वहाँ सलाइन मिले, नॉर्मल सलाइन मिले, रिंगर लैक्टेट मिले, डेक्सट्रोज मिले, उसको चढ़ा दें, ज़रूर चढ़वा दें और कुछ पेन मैनेजमेंट की दे दें। पेशेंट जब लग रहा है कि हाँ स्टेबल हो गया, तब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ओर शिफ्ट करें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। मासिव ब्लड फ्लो जब होता है किसी लॉस, एक्सीडेंट में, हाँ लॉस जो होता है, उस वक्त पे फर्स्ट एड किस तरीके से होना चाहिए? देखिए आप जब रोड पर हैं चाहे कहीं भी हैं, घर पर ही यदि किसी का कट गया, मैक्सिव ब्लड लॉस यदि हो रहा है, चाहे कहीं से कटा हुआ है, उसका गाइडलाइन में क्लियर है प्रेशर बैंडेज। कुछ भी मिले उसको प्रेशर दे के बांध दीजिए, चाहे वो दुपट्टा हो, शर्ट का कॉलर हो, चाहे बाँह हो, चादर हो, तौलिया हो, उसको ज़ोर से बांध दीजिए। प्रेशर बैंडेज ही अल्टीमेट सोल्यूशन है किसी भी ब्लड लॉस को, ऑनगोइंग ब्लड लॉस को। उसके बाद आप अस्पताल में ले जाएंगे, तब उसको ढूंढा जाएगा कि ब्लड कहाँ से हो रहा है, आर्टरी कटा है, वेन कटा है, तब उसको उसी हिसाब से लाइगेट किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। पर जहाँ तक बोलें कहीं भी लॉस हो, कोई भी लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, चेस्ट में, एब्डोमेन में, कहीं भी यदि आपको ऑब्वियस है कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बैंडेज। अच्छा, इसके बाद अगर मेदांता की बात करें और आपके फील्ड की बात करें, तो उसमें आधुनिक मशीनरी का क्या रूप रहता है और क्या इसकी ज़रूरत है आपके फील्ड में? हाँ तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हाँ, मेदांता? सारे अप टू डेट हैं। हमें इमरजेंसी में जो जो मशीन की ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरतें हैं सभी हमारे पास हैं। सारी लाइफ सेविंग प्रोसीजर इमरजेंसी में ही होती हैं। हम लोग आईसीयू ओटी में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमारा मेदांता इमरजेंसी इतना तक सक्षम है कि कोई 9 मंथ प्रेग्नेंट पेशेंट आती हैं और यदि वो कार्डियक अरेस्ट में हैं, तो हम लोग इमरजेंसी में ही सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ना कि गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। हम अकेला झारखंड में ये करने वाले हैं। अभी तक 7 से 8 इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हमने कर चुका है, जिसमें माँ भी बची है और बच्चे भी बचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है, मतलब माँ को और बच्चे को उस सिचुएशन में बचाना, आपके लिए भी वो सारा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता होगा हाँ, आपके लिए। ये इसलिए ट्रेंड स्पेशलिटी अलग की गई है। बाहर में तो ये बहुत पुराना स्पेशलिटी है। इंडिया में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, नया डीएनबी शुरू हुआ, इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स शुरू हो रहे हैं, डीएनबी हो रहे हैं। ये इसीलिए है कि आप उस समय इमरजेंसी में किसको बुलाएंगे। कोई इन हाउस रहा तो ठीक, शाम में 7 बजे, रात के 2 बजे, तो इसलिए इमरजेंसी फिजिशियन का उस समय रोल बढ़ जाता है। यदि वो ट्रेंड रहेंगे, उन्हें सुविधाएं रहेंगी, बड़े अस्पताल में रहेंगे, तो सारा उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कई दफ़ा देखा जाता है जो हाईवेज़ वगैरह में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लोग ज़्यादातर रूरल एरिया से होते हैं, तो वैसे लोग असमर्थ होते हैं बहुत हाई फीस पे करने के लिए। वैसे मैं वेदांता क्या कर रही हूँ उनके लिए? नहीं, फर्स्ट एड के लिए आप कोई फीस, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर इंडिकेशन है, आप नहीं ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अस्पताल हो, मेदांता हो, मेडिका हो, पारस हो, राज हो, फर्स्ट एड कुछ भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं, एकदम रिफ्यूज़ नहीं। यदि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हम लोग वेंटिलेटर के देते हैं। इमरजेंसी में कोई फीस पहले जमा नहीं होता है। पहले क्या होता नहीं मालूम, अभी हम जितने दिनों से काम कर रहे हैं कोई फीस जमा नहीं होता है। जो लाइफ सेविंग होती है वो किया जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है।